मान लो रूटीन के लिए देखते हैं चीज़ों को, खाने के अंदर या पहनने के अंदर या रहने के अंदर, तो सारी की सारी चीज़ों के लिए किस चीज़ की नीड होती है, हमें मनी की नीड होती है। सो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में, और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि मनी क्या होती है, और अगर जिस टाइम पे मनी नहीं थी उस टाइम पे हम किस तरीके से चीज़ों का लेन देन करते थे, कैसे हम चीज़ों को एक दूसरे से खरीदते थे और किस तरीके से अपनी चीज़ को बेचते थे। सो देखते हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी क्या है? मनी मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मनी क्या डिफाइन किया है, क्या कह सकते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई सर्विस खरीदते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसके बदले में जो चीज़ हम देते हैं वो क्या होती है? मनी। उसके एक्सचेंज में जो चीज़ देते हैं वो क्या होती है? मनी। एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज ए मेजर। उसी टाइम पे जो हमने चीज़ खरीदी है उसका मेजरमेंट करना, स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करके रखना। एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि उसको जितने की चीज़ थी उसके कंसीडरेशन में पेमेंट करना। वो क्या होता है? किसके अंदर होता है? वो मनी के अंदर होता है। मनी क्या होती है? कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कोई भी चीज़ हम कोई खरीदते हैं या कोई बेचते हैं। खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे? मनी उसको देंगे। बेचेंगे तो क्या करेंगे? उससे मनी लेंगे। तो ये किसके अंदर होता है? ये मनी के अंदर होता है। कोई भी लेन देन करना, कोई भी मेजरमेंट करना, जब हम कोई प्रोडक्शन वगैरह को खरीदते हैं, मीन्स किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं। सो ये क्या होती है? मनी होती है। मनी क्या है? इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे? देखते हैं। फंक्शन ऑफ मनी क्या क्या हो जाएंगे? फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाएगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मान लो कि इनसे मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो उसके बदले में मैं क्या कर दूंगी? उसको पैसे दे दूंगी और उससे कोई सामान ले लूँगी। सो ये क्या हो जाएगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। मान लो मैं 1 किलो चीनी लेने के लिए गई हूँ, चीनी का प्राइस कितना है? 45 रुपीज़ है। तो मैं क्या करूँगी? शॉपकीपर से चीनी ले लूँगी और उसको क्या दे दूँगी? मैं 45 रुपीज़ दे दूँगी। सो ये क्या हो जाएगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसे दिए और शुगर ली। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका मेजर करके देते हैं कि ये नियर बाय इतने रुपए की होगी। मीन्स कोई चीज़ का उसका प्राइस जो हमें पे आउट करना, उसका मेजरमेंट करने के लिए मनी काम आती है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, 45 रुपये प्राइस था किसका? शुगर का। तो 45 क्या हो जाएगा? उसके लिए मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, कि जो वैल्यू क्या हो जाएगी? शुगर हो जाएगी, कि शुगर का कितने रुपए की है? ये 45 रुपीज़ की। ओके, ये तो हो जाएंगे इसके प्राइमरी फंक्शन। फिर आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसके अपोजिशन में हम उसको पेमेंट करते हैं, उसको फिक्स करके चलती है कि हमें कितना पेमेंट करना है। मान लो कि हमने एक घर खरीदा है, कितने रुपए में? 50 लाख में। सो 50 लाख जो हाउस था हमारा, जो हमने खरीदा था, उसके लिए डेफर्ड पेमेंट क्या की? हमने 50 लाख की है। जो 50 लाख है ये क्या? हमारा मनी है। सो क्या हो जाएगा? ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा? जो मनी है स्टोर करके रखते हैं कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्या होगा। क्या स्टोर करके रखेगी? किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्या होगा। ज़्यादा कुछ नहीं होता ये। मान लो जैसे मैंने घर के लिए कितना पे किया था? 50 लाख पे किया था, तो ये स्टोर करके रखेगी इस वैल्यू को, 50 लाख को। ओके, फिर आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। किसी भी कमोडिटी के कंसिडरेशन में जो हम उसको मनी पे आउट करते हैं, एक तरीके का जो ये फंक्शन होता है उसी के जैसा होता है। ट्रांसफर करते हैं हम वैल्यू को, मीन्स क्या करते हैं? मनी को ट्रांसफर करते हैं। आजकल तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑनलाइन भी हो गई है, तो हमें पैसे डायरेक्ट उसको कैश ना देके हम अपने अकाउंट टू अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो भी तो क्या होता है? मनी ही होती है ट्रांसफ़र। हाथी घोड़े तो उसमें नहीं होते होंगे। सो क्या होगा? वो भी ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, कि जितनी वैल्यू की हमें पे आउट करनी थी किसी भी सर्विस या गुड्स के रिगार्डिंग, वो उतनी वैल्यू उसको दे देना, वो क्या होता है? हमारा मनी होता है। सो मनी का ये फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन। फिर आते हैं कंटीजेंसी फंक्शंस। कंटीजेंट फंक्शंस क्या होते हैं? कि बेसिक ऑफ क्रेडिट,
बेसिक ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बेसिस ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि मनी, जब हम किसी से पैसा लेते हैं, जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो क्या होता है, पैसा लेंगे तो ये तो है नहीं कि वो हमें, मान लो कि उसने एक चेक बना के दे दिया, मान लो हमें उसने चेक बना के दिया 10,000 का, कि जो 10,000 है वो चेक ही होगा, कागज का टुकड़ा है वो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू क्या होती है उसके अंदर, जो उसके अंदर मनी होती है, जितनी मनी लिखी होती है। तो क्या होता है बेसिस ऑफ क्रेडिट। लिक्विडिटी, अगर किसी चीज को हम मनी में मेजर नहीं कर पाते तो क्या होगा, हम उसका मनी कंसिडरेशन भी नहीं कर पाएंगे। लिक्विडिटी का मीन क्या होता है, जब किसी एसेट को हम विद इन 1 ईयर, किसी भी एसेट को विद इन 1 ईयर किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, टू कैश। उसको जब हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो असेट तो क्या हो जाएगी, असेट मनी नहीं है हमारी यहाँ पर। जब हमने उसको 1 साल के अंदर, मतलब ये डेटर्स वगैरह आ जाएंगे इनके अंदर, अगर हमने उसको क्या कर लिया, जैसे कोई बिल वगैरह पे करना था, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है लिक्विडिटी, तो बिल पे, जैसे कोई बिल पे करना था हमें, अगर हम उसको पे कर देंगे, वो किसके अंदर करना पड़ेगा, मनी के अंदर, क्योंकि जो कैश कन्वर्टेड होगा इसका वो क्या होगा, फॉर्म होगी, वो मनी की फॉर्म होगी। ओके, बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्राइस फिक्स करना, कोई भी प्राइस फिक्स करना। मान लो कि मान लो कि 1 पेयर ऑफ शूज का कितना प्राइस है, प्राइस है मान लो 500 रुपये। ये इन्होंने पहले फिक्स नहीं किया कि कितने रुपए के हैं, तो अगर आप शूज खरीदने जाओगे तो क्या करोगे, उसका कितने पैसे, कैसे दोगे पैसे, समझ ही नहीं आएगा। तो क्या होता है कि जो मनी होती है, मनी को कंसीडरेशन, मनी का कंसीडरेशन करके, थिंक आउट करके मनी के बारे में हम क्या करते हैं, उसका पैसे में मोल लगाते हैं, कि जैसे 500 उसका प्राइस फिक्स कर दिया। सो क्या हो जाएगा, ये बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस को फिक्स करने का बेसिक पॉइंट होता है मनी। फिर बात करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, कि हम क्या करते हैं, मनी में कंसीडरेशन किया, मान लो हमने पैसे लगाए थे बिजनेस के अंदर 5 लाख, और हमें मिले कितने हैं उस पर, अभी लास्ट में हमने अकाउंटिंग किया, तब बैलेंस शीट तैयार की, मान लो पहले हमने 5 लाख लगाए थे, तो अब कितने हो गए, वो 5-25 हो गए। सो जो 5 लाख रुपए लगाए थे, अब वो जो 5-25 हो गए हैं, सो क्या हो गया, 25,000 प्रॉफिट होगा। कैसे काउंट किया, पैसे में, मनी से। मनी से, अगर मनी के अंदर हम कोई मनी कंसिडरेशन ना करें, जैसे पहले करते थे बार्टर सिस्टम, वो करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। सो क्या करता है ये, मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को अगर वो मनी के अंदर कंसीडर करके चलता है, तो पैसे में उन चीज़ों को काउंट करके चलता है, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट देती है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, उसके बदले में अगर पैसे दे दिए, मनी दे दी हमने, तो सही है। अगर वो हमें बोले कि आप मेरे को इस चीज़ के बदले में कोई अपनी दूसरी चीज़ दे दो, सो आप सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाओगे। क्या पता आपकी आप जो उसके बदले में गुड्स दोगे, जो चीज़ खरीदते हो उसके बदले में दूसरी गुड्स देते हो, उसका प्राइस ज़्यादा हुआ तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। लेकिन मनी के अंदर हम मनी, अगर उसका प्राइस फिक्स कर दिया हमने, प्राइस मैकेनिज्म कर दिया है, तो हमें पता चल जाएगी कि हम जिस चीज़ को खरीद के लेके आए और उसके बदले में हमने जो अपनी चीज़ दी है, उसके अंदर कितना डिफरेंस है। तो क्या होता है, कंज्यूमर को फुली सेटिस्फाइड करके चलता है। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मान लो मैं एज ए टीचर किसी स्कूल में जॉब करती हूँ, अगर वो मेरे को बोले नहीं मैम ऐसा करेंगे, आपके घर ना कोई भी आपकी हाउस होल्ड थिंग्स को हम जो FMCs वगैरह हैं, कोई भी गुड्स वगैरह दे देंगे, आपको सैलरी नहीं देते, हम इनकम नहीं देंगे। सो क्या होगा, मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, उसके बदले में कोई चीज़ मिलती रहेगी, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी। मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी। अगर मेरे को मंथली सैलरी फिक्स की जाएगी, अगर वो मेरे को 15,000 देते हैं, तो मैं क्या होंगी, सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, मनी के अंदर कंसिडरेशन किया, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अच्छे से हो पाएगा। मनी क्या करती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है इनकम का, ये उसका बेसिक फंक्शन होता है। ये थे हमारे मनी के, कि मनी क्या क्या काम आती है और किस तरीके से वो रेगुलेट करके चलती है चीज़ों को।
अब बात करते हैं बार्टर सिस्टम। जब मनी कंसिडरेशन नहीं हुआ था, मनी मेजरमेंट नहीं था, तो क्या करते थे हम, कोई गुड्स खरीदते थे तो उसके बदले में गुड्स ही देते थे, पैसे की बजाय क्या देते थे, गुड्स ही देते थे। मान लो मैंने किसी बंदे से वीट खरीदा तो मैं उसके बदले में उसको क्या दूंगी, राइस दूंगी। सो ये क्या होता था, बार्टर सिस्टम था। इट इम्प्लाई दैट डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड फॉर गुड, यहाँ पर डायरेक्टली एक्सचेंज होता है, गुड के बदले में गुड्स ही देते थे, कि वस्तु के बदले में वस्तु, विदाउट द यूज ऑफ मनी, पैसे का कोई यूज नहीं होता था। ये होता था बहुत पहले वाले टाइम में, जब पैसे की वैल्यू नहीं थी। जब बार्टर सिस्टम था तो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। सबसे पहले लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, यही नहीं पता चलता था कि जो चीज़ हमने खरीदी है उसकी रियल वैल्यू क्या है और जो बदले में हमने चीज़ दी है उसकी वैल्यू कितनी है। ये मेजरमेंट नहीं हो पाता था क्योंकि वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। ओके, फिर दूसरी डिफिकल्टी क्या आती थी, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडियंस टू ऑफ वांट्स, कि मान लो कि जिससे मैंने वीट खरीदा है और मेरे पास ओनली क्या है, मेरे पास ओनली राइस है, और राइस की जिस बंदे से मैंने खरीदा उसको नीड है ही नहीं, उसको नीड नहीं है राइस की। तो तब क्या होगा इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में क्या होता था कि बंदा उस वीट को नहीं खरीद पाएगा क्योंकि वो राइस लेगा ही नहीं और उसके पास तो राइस है। तो ये भी क्या थी, डिफिकल्टी आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। फिर आया लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि जब उसको पेमेंट करनी पड़ती थी किसी गुड्स के रिगार्डिंग या सर्विस के रिगार्डिंग, तो उसे यही नहीं पता चलता था कि मैं पेमेंट कैसे करूं, किस वे में करूं, क्योंकि उसके पास तो गुड्स ही होती थी देने के लिए और कई बार कस्टमर ना सेटिस्फाइड हो गुड्स को देने के लिए। क्या होता था, ये भी कमी आती थी, वो डेफर्ड पेमेंट किस टाइप कैसे करेगा। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब हमने पहले पढ़ा है कि जब हम किसी चीज़ को ये सोच के चलते हैं कि उसका प्राइस कितना होगा, तो यहाँ पर तो हम फिक्स कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमें मनी कंसिडरेशन तो कर ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं उसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, उसके बदले में कोई वस्तु दे देंगे तो उसका प्राइस भी तो उस बंदे को नहीं पता होता, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी कमी हो जाएगी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिवाइड नहीं कर पाते, डिवाइड अच्छे से नहीं कर पाते, डिवीजन की कमी आती है। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, मान लो मैंने किसी के घर काम किया है, किसी के लिए कुछ काम किया है, ठीक है, मान लो मैं फार्मर हूं, तो मैंने क्या किया, अपने साथ में जिसकी ज़मीन लगती थी मैंने उसकी हेल्प करवा दी और उसने मेरे को पैसे देने थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वो पैसे की बजाय क्या करेगा, अरे सुन रुक, कोई बात नहीं, तूने काम करवाया तो तू यूँ करना कि अब मेरी वीट की फसल आएगी, मेरे से 2 बोरी वीट ले लेना, ठीक है। तो मेरे को ये होगा कि काम के बदले में वीट मिलेगा, नहीं, मेरे को तो वेजेस दो, आप मेरे को तो वेजेस दो, वीट की मेरे को नीड है नहीं क्योंकि वीट तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है। सर्विसेज को एक्सचेंज करने में भी डिफिकल्टी आती है कि मान लो गुड्स के बदले में तो गुड्स ले ली उसने, अब सर्विसेज के बदले में क्या करें, तो यहाँ पर भी क्या होती है, बार्टर सिस्टम में एक लिमिटेशन होती है कि वो अच्छे से एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज नहीं हो पाती। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही कि मनी और बार्टर सिस्टम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 12th क्लास हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूँ।